सितंबर 1859 में वैज्ञानिकों ने पहला पक्का और जोरदार सौर विस्फोट देखा। सूरज ने अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में विकिरण, ऊर्जा और प्लाज्मा सामग्री फेंकी। ये एक बड़ा और विनाशकारी हादसा था, लेकिन ये 93 मिलियन मील दूर हुआ तो शायद ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, है ना? लेकिन सच में ये बड़ी समस्या थी। कुछ घंटे बाद जब सूरज की लपटें देखी गईं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टेलीग्राफ लाइनें काम करना बंद कर गई। उनमें से कुछ में चिंगारी उठी और आग लग गई। लोगों को समझ में आया कि सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी का स्रोत नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। वैज्ञानिकों ने उस दिन को कैरिंगटन इफेक्ट कहा। अच्छी बात यह है कि यह 19वीं सदी के मध्य में हुआ और इससे धरती को कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। बुरी बात यह है कि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि 2025 में धरती को और भी जबरदस्त सौर तूफानों का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से होंगे। ये एक विशाल प्लाज्मा या चार्ज गैस का बादल है। एक बार में सूरज इस सामग्री के अरबों टन को अंतरिक्ष में फेंक सकता है। फिर ये सब उच्च गति से अंतरिक्ष में उड़ता है। कुछ सामग्री हमारे ग्रह तक 15 घंटे में पहुंच सकती है, बाकी कुछ दिनों में। यात्रा के दौरान ये रास्ते में मिलने वाले किसी भी चार्ज किए गए कणों को पकड़ता और तेज करता है, जिससे इसकी तीव्रता और शक्ति बढ़ जाती है और फिर ये रुकने वाली ऊर्जा की लहर हमारे ग्रह पर टकरा जाती है। ये वायुमंडल की ऊपरी परतों को गर्म करता है, इसकी मोटाई बढ़ाता है और उपग्रहों के काम में खलल डालता है। वे धीमे हो जाते हैं और ऊंचाई खो देते हैं। उपग्रहों के साथ संचार अस्थिर हो जाता है, जीपीएस में गड़बड़ी होती है, डेटा ठीक से ट्रांसमिट नहीं होता। इसके अलावा सूरज से चार्ज हुआ गैस हमारे पावर ग्रिड्स, ट्रांसफार्मर बूथों और स्टेशनों में प्रवेश करता है। इससे बड़े पैमाने पर फेलियर होते हैं, जो पूरी तकनीकी श्रृंखला का काम बिगाड़ देते हैं। एक जोरदार सौर हमले से कई पावर प्लांट्स पर असर पड़ सकता है, जिससे बड़े शहर में बिजली कट सकती है। इंटरनेट, फोन, सामाजिक सेवाएं, नेटवर्क कुछ भी काम नहीं करेगा। हम एक दूसरे से संपर्क खो सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी और दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे गंभीर नहीं है। बिजली के प्लांट, बॉयलर हाउस और पानी के पंपिंग स्टेशनों को सेवा देते हैं। सूरज के तूफान हमारे घरों तक पानी पहुंचने में रुकावट डाल सकते हैं। आप बिना नकद के दुकानों में सामान नहीं खरीद पाएंगे। बेशक हम इन सबको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़े समय के लिए लोहे के युग में जीना पड़ेगा। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि लंबे समय तक चलने वाला सौर तूफान खाने की पैदावार को रोक सकता है। जैसे इस साल एक भूचुंबकीय तूफान की वजह से जो सौर तूफानों से आया, उसने जीपीएस उपग्रहों को बंद कर दिया, जो आधुनिक ट्रैक्टरों से जुड़े हुए थे, जिससे किसान काम नहीं कर सके। अगर ऐसे तूफान हर दिन 1 साल तक होते रहें, तो शायद हमें सुपरमार्केट में कई चीजों की कमी महसूस होने लगेगी। इसके अलावा समुद्री नेविगेशन भी उपग्रहों पर निर्भर करता है। इनके जरिए जहाज अपने स्थान का अक्षांश और देशांतर पता करते हैं। अगर उपग्रह खराब हो जाते हैं, तो जहाज समुद्र में खो सकते हैं। यहाँ तक कि व्हेल भी चुंबकीय तूफानों के दौरान समुद्र में खो जाती है। कई पक्षी अपने लंबे दक्षिणी उड़ानों के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की मदद से दिशा तय करते हैं। तो सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि जानवर भी गंभीर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। सौर तूफान पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों को गर्म करते हैं और इस वजह से हवा घनी हो जाती है। उपग्रहों की गति इस हवा के प्रतिरोध के कारण धीमी हो जाती है। वे ऊंचाई खो देते हैं और इनमें से एक उपग्रह है हबल। हाँ, वही टेलीस्कोप जो हमें अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सौर हमलों के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आपने शायद खबरों में सुना होगा कि हाल ही में सूरज की गतिविधियों ने धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान पैदा किए हैं, लेकिन सौभाग्य से इसका हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। बस एक ही समस्या थी, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और मूड स्विंग्स उन तूफानों के दौरान। ये एक आम बात लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों में इस पर कोई सहमति नहीं है। किसी ने भी ये साबित नहीं किया है कि मैग्नेटिक तूफान हमारे हालात को कैसे और क्यों प्रभावित करते हैं। हाँ, तूफानों के दौरान ग्रह का वातावरण कम घना हो जाता है और शायद इसका असर हमारे रक्तचाप पर पड़ता है, जैसे मौसम बदलने पर होता है। इसलिए दिल की समस्याओं वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन हमारे तंत्रिका तंत्र पर इसका असर, शुक्र है, काफी कम है। हो सकता है कि जब लोग आने वाले चुंबकीय तूफान के बारे में सुनते हैं और अच्छा महसूस नहीं करते, तो उन्हें प्लेसबो प्रभाव होता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ये सारे चार्ज किए गए सौर कण पृथ्वी के वायुमंडल में परमाणुओं और अणुओं के साथ बातचीत करते हैं।
इस बातचीत के कारण खूबसूरत उत्तरी रोशनी बनती है। कभी कभी अपने गैजेट से थोड़ा दूर रहकर आसमान की तरफ देखना अच्छा होता है। 13 मार्च 1989 को एक सबसे बड़ा तूफान आया था। 10 मार्च को सूर्य ने एक विशाल मात्रा में कोरोना प्लाज्मा बाहर निकाला था। उस सामग्री का आकार 36 धरती के बराबर था। वो सौर बादल हमारी ओर 1 मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था और कुछ दिनों बाद ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्रों से टकरा गया। टकराव से एक भूचुंबकीय सुपरस्टॉर्म हुआ। लोगों ने इतिहास की कुछ सबसे चमकीली और खूबसूरत ऑरोराओं का नजारा किया। ये लाइट शो पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ था, लेकिन एक खूबसूरत प्रदर्शन के बाद समस्याएं आ गई। सौर तूफान इतना शक्तिशाली था कि ये वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच गया। पहले इसने उपग्रहों के कामकाज को बाधित किया और फिर बिजली के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के लिए इसने न्यू जर्सी के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ट्रांसफार्मर को नष्ट कर दिया। कनाडा में ऊर्जा कंपनियां सिस्टम ओवरलोडिंग की वजह से डाउन हो गई। नतीजतन उत्तर पूर्वी कनाडा के करीब 6 मिलियन लोगों को 9 घंटे तक बिजली नहीं मिली। ये एक भूचुंबकीय तूफान के कारण होने वाला सबसे बड़ा पावर आउटेज था। हाँ, 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में और भी मजबूत तूफान आए थे, लेकिन उस समय ग्रह पर इतनी सारी पावर ग्रिड नहीं थी। 2025 में ज्यादा ताकतवर तूफान आ सकते हैं। सवाल यह है, क्या हम उनके लिए तैयार होंगे? सूरज की गतिविधियों का ध्यान से अध्ययन करने से हमें तैयारी करने में मदद मिल सकती है। अगर हमें पहले से ही किसी आने वाले तूफान के बारे में पता चल जाए, तो वैज्ञानिक कुछ सिस्टम बंद कर सकते हैं और बाद में उन्हें चालू कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकली है। अगर सूरज की गतिविधि हर साल बढ़ती रहती है, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कौन जानता है, शायद वैज्ञानिक हमारे सारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों और स्टेशनों को खास सुरक्षात्मक सामग्री की एक परत से ढक देंगे। वैसे भी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि अगर यह ढाल गायब हो गई तो हमारी धरती की सतह मंगल ग्रह जैसी दिखने लगेगी। लेकिन ये सौर तूफान क्यों होते हैं और ये हमारे ऊपर इतना असर क्यों डालते हैं? ठीक है, सोचो एक लड़का है जिसकी हेयर स्टाइल शानदार है और वो सोने जाता है। सुबह होते ही उसकी हेयर स्टाइल पूरी तरह से बिखरी हुई होती है। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स भी इसी बिखरे हुए बालों की तरह होते हैं। जब सूरज घूमता है तो ये फील्ड्स फटते हैं, उलझते हैं, खिंचते हैं और फट जाते हैं। उन पलों में ये स्पेस में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। ये सूरज के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये फील्ड्स एक प्रोसेस के दौरान फिर से ठीक हो जाते हैं, जिसे मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। ऐसे उत्सर्जन हमारे सौर मंडल के ग्रहों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। जब चुंबकीय पुनर्संयोजन होता है तो कई घटनाएं हो सकती है। उनमें से एक के बारे में आपने पहले ही सुना होगा। यह है कोरोनल मास इजेक्शन। लेकिन सूरज एक और भयानक चीज करता है, जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है। कल्पना करो कि सौर विकिरण का एक चमकदार विस्फोट है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्सरे, विकिरण और दृश्य तथा पराबैंगनी रोशनी शामिल है। जब सूरज में फटने की घटनाएं होती हैं, तो वो इस विनाशकारी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा छोड़ता है, जो प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में फैलती है। इस विस्फोटक तरंग को हमारे ग्रह तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। खुशकिस्मती से हमें इन फ्लेयर से ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमारी रक्षा करते हैं। तेज फ्लेयर ऊपरी वायुमंडल में रेडियो तरंगों को बाधित कर सकते हैं और सैटेलाइट के काम को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी गंभीर नहीं है। एक और सौर घटना को रेडिएशन स्टॉर्म कहते हैं। ये तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो रोशनी की गति से थोड़ा कम गति पर चलते हैं। धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडिएशन स्टॉर्म्स हमारे ग्रह को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये अंतरिक्ष यात्रियों और सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। ये कण मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन करता है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आप अंतरिक्ष में हो या ऊपरी वायुमंडल में उड़ान भर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।